नमस्कार सर, ज्ञान वैविध्य में आपका स्वागत है। मैं पुत्रमल गिंटाला आज आपको पढ़ाएंगे विभिन्न विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन। भाग फर्स्ट। जो मनुष्य जीवन है, मानव जीवन है, हम जहां रहते हैं और इसमें परिवेश यानी कभी सर्दी कभी गर्मी। गर्मी जहां अत्यधिक गर्मी पड़ती है वहां पर मनुष्य जीवन संकट में रहता है और जहां पर ज्यादा सर्दी ठंड पड़ती हो, जहां माइनस में तापमान रहता हो, वहां पर भी मानव जीवन खतरे में है। इसलिए विभिन्न परिवेश का मतलब है परिवेशों का मतलब है कि यहाँ जो हम रहते हैं, किस प्रकार का सर्दी है या गर्मी है, मरुस्थल है या पहाड़ है या बर्फबारी हो रही है या अत्यधिक बरसात हो रही है या बिल्कुल नहीं हो रही है, ये सब परिवेश में आते हैं। मान लो जहां बहुत अधिक वर्षा होती है और वहां पर हरियाली होगी लेकिन कुछ संकट भी होंगे, और इसके विपरीत जहां बिल्कुल वर्षा नहीं होती है वहां पीने के पानी की भी समस्या हो जाती है, पीने का पानी भी नहीं मिलता है। अब नंबर 1, गर्म मरुस्थल में मानव जीवन। अब हम देखेंगे गर्म मरुस्थल में मानव जीवन। सबसे पहले हम जो गर्म इलाका है, जहां तापमान 40 सेंटीग्रेड से ऊपर रहता हो, 40-45 रहता हो, जहां खूब गर्मी हो और दिन के समय तो खूब गर्मी होती है और रात के समय गर्मी कम हो जाती है, दिन के अंदर लू चलती है। जब गर्मी में हवा चलेगी तो उसको लू का नाम दे देंगे और लू से और ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। इस प्रकार से पहले हम गर्म मरुस्थल में मानव जीवन, जहां ज्यादा गर्मी पड़ेगी वहां पर मनुष्य को अपना शरीर पशु पक्षियों को उसके अनुसार बनाना पड़ेगा। जैसे हम ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊंट एक ऐसा गर्म प्रदेश का पशु है जो एक बार के अंदर 20 दिन का पानी पी लेता है। एक साथ में खूब सारा पानी पी लेता है। उसके पेट के अंदर एक अलग से पानी को संग्रहित करने के लिए थैली होती है, उसमें वो 20 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का पानी एक साथ पी लेता है। उसके बाद वो उसमें से प्रत्येक दिन जितनी आवश्यकता होती है थोड़ी थोड़ी वापस लेता रहता है और 1 महीने तक वो जीवित रह सकता है बिना पानी के, क्योंकि पानी उसके अंदर पहले से जगह बनी हुई है। उसको हम फ्रीज कह सकते हैं या स्टॉक कह सकते हैं, उसमें वो स्टॉक कर लेता है और 1 महीने तक पानी पी सकता है। क्योंकि जैसे बाड़मेर है, जैसलमेर है, वहां पर कई किलोमीटर तक 50, 60, 70 किलोमीटर
किलोमीटर तक पानी का कोई भी तालाब नहीं होता है, कुएं नहीं होते, कुआं नहीं होता है, बावड़ी नहीं होती है। तो और कहीं पे थोड़ा बहुत होता है, वो मीठा नहीं होता है। ये एक उदाहरण है बीकानेर में कोलायत की झील, जिसको कोलायत कहते हैं, वहां मीठा पानी है और कई किलोमीटर तक खारा पानी है। तो अब हम पढ़ेंगे गर्म मरुस्थल में मानव जीवन। अरावली में पर्वतमाला, अरावली में पर्वतमाला, पर्वत के पश्चिम माला के पश्चिम ये है अरावली पर्वतमाला, जिसको ये राजस्थान में, पूरे राजस्थान में से होकर के दिल्ली हरियाणा तक जाती है, इधर गुजरात से शुरू होती है। ये अरावली पर्वतमाला है, ये हमारे लिए, राजस्थान के लिए वरदान है। मान लो कल्पना करो कि अगर अरावली पर्वतमाला राजस्थान में नहीं होती तो कभी भी बरसात नहीं होती, क्योंकि जो भी बादल आते थे वो सीधे हिमालय पर्वत में चले जाते थे। इसलिए अरावली पर्वतमाला है, वो जो बादल जाते हैं उनसे टकरा करके बरसात हो जाती है, और इस प्रकार से राजस्थान के लिए वरदान साबित हुआ है। ये राजस्थान के लिए बहुत आवश्यक है, अन्यथा राजस्थान में बरसात नहीं होती, बादल सीधे हिमालय पर्वत पे जाकर के टकराते, वहां बरसात होती और बर्फबारी हो जाती, राजस्थान हमेशा से सूखा रह जाता। इसलिए अरावली पर्वतमाला हमारी राजस्थानियों की मुख्य आधार है। भौतिक दशाएं, और ये करते हो दशाएं, भौतिक दशाएं। मरुस्थल के अंदर संपूर्ण मैदान रेतीला होता है, संपूर्ण मैदान रेतीला होता है, जिसमें यत्र तत्र रेतीले, सॉरी ये बड़ी होगी, भूल से हो गया जी, यत्र तत्र रेतीले मिट्टी के टीले होंगे। जहां मरुस्थल होता है, भौतिक दशा में संपूर्ण मैदान रेतीला होता है, वहां पर मिट्टी के तोहरे होते हैं। ये इधर से गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और आधा चूरू, नागौर, ये इधर रेतीला क्षेत्र है। और सबसे ज्यादा गंगानगर से आंधियां उड़ती है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, यहाँ मिट्टी के बहुत बड़े बड़े टीले हैं। और जब मई जून की आंधियां चलती है, उस समय
जाते हैं और मिट जाते हैं। इन्हें बालू का स्तूप कहते हैं। इन्हें बालू का स्तूप कहते हैं। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है छोटी क्लास में, सातवीं में, कि बालू का स्तूप किसे कहते हैं? तो जो मिट्टी के टीले होते हैं उनको बालू का स्तूप कहते हैं। अब पढ़ेंगे वनस्पति। वनस्पति, वनस्पति जहां गर्म प्रदेश होगा, बरसात अनियमित होती है, वहां पर बरसात का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। कभी बरसात बिल्कुल अल्प हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। ज्यादा बहुत कम होती है, अल्प बरसात ही होती है। ये कम बरसात होगी वहां पे हरियाली कम होगी, पेड़ पौधे कम होंगे। ये स्वाभाविक है कि जहां कम पानी होगा वहां पर बरसात कम होगी, इसलिए हरियाली नहीं होगी, और हरियाली नहीं होगी तो तेज हवाएं चलेगी। और कुछ पुराने पेड़ होंगे, जैसे खेजड़ी है, रोहिड़ा है, बबुल है, इमली है, ऐसे कई पीपल है, नीम है। इन पेड़ों को अच्छी प्रकार से सुरक्षित करके उनमें पानी वगैरह डाल करके हम उनको तैयार करते हैं, तो भविष्य में वो बड़े पेड़ हो जाते हैं। और यही मरुस्थल के अंदर बड़े बड़े पेड़ बनाए हुए मिलते हैं। अपने आप तो होंगे नहीं, क्योंकि जब पशु चढ़ते हैं, आवारा पशु चढ़ते हैं, तो उन पेड़ों को नुकसान पहुंचा देते हैं। इस प्रकार से वहां वनस्पति छोटे होगी। वर्षा की कमी के कारण वनस्पति कम ही होती है। बरसात नहीं होगी, वनस्पति बहुत कम होगी। जब बरसात होगी, वो 4 महीने हरियाली होगी, वापस सर्दी आएगी, उसमें वो सूख जाएगी और वापस मिट जाएगी। अगले वर्ष वापस हरा भरा हो जाएगा। ये क्रम ऐसे ही चलता रहता है। अब है आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं यहां मुख्य रूप से यहां खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, लिग्नाइट और जिप्सम। अब जहां रेतीले मिट्टी के बड़े बड़े स्तूप होते हैं, तो वहां पे काला सोना निकलता है, जिसको पेट्रोल कहते हैं। बहुत ही मूल्यवान काला सोना निकलता है, प्राकृतिक गैस निकलती है, अंदर से
संगमरमर जैसा सफेद दूध या कलर का पत्थर निकलता है। जिप्सम, जिसको खड़ी, जो हमें विवाह शादी में कली के प्रयोग में लेते हैं, वो निकलती है और उससे चूना पत्थर बनाया जाता है, सीमेंट बनाई जाती है। तो मरुस्थल के अंदर बहुत ज्यादा खनिज निकलते हैं। कहीं कहीं पर तो अमूल्य खनिज निकलते हैं, जैसे जोधपुर में तांबा है, कॉपर है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। मरुस्थल है ऊपर, तो मनुष्य का जीवन संकट में है, दुख में है, बहुत बड़ी परेशानियां हैं, लेकिन भूमि के अंदर अमूल्य अपार धन संपदा पाई जाती है। इसलिए वहां प्राकृतिक गैस है जो रसोई घर के अंदर काम लेते हैं, लिग्नाइट है, जैसे लोहा, तांबा, जस्ता, जिप्सम है, आदि बहुत सारे पाए जाते हैं। अब पशुधन, यहां बकरियां, भेड़े, यहां बकरियां, भेड़े, ऊंट आदि पाए जाते हैं। जहां मरुस्थल होता है वहां पर पशुधन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वहां पे भेड़े हैं, बकरियां हैं, ऊंट है और गधे हैं, खच्चर है, घोड़े हैं, इनको भी पाला जाता है। और एक स्थान से दूसरे स्थान जब भेड़ों के साथ में होते हैं तो इनके ऊपर बोझा रख लिया जाता है और अपना जो वजन होता है, सामान होता है, वो उस पे रख लेते हैं और अपनी जीवनचर्या चलती रहती है और वो अपना जीवन पालन करते रहते हैं। यहां मुख्य व्यवसाय आर्थिक पशुधन के कारण से ही, कृषि तो बरसात कम होगी तो कृषि बहुत कम होगी, इसलिए पशुधन, आधे लोग पशुधन से जुड़े हुए होते हैं जो पशुधन भी रखते हैं, साथ में वो कृषि भी कर लेते हैं। इस प्रकार से पशुधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पशुधन में बकरियां हैं, भेड़े हैं, इनसे क्या करते हैं, दूध भी बेचते हैं। भेड़ों से अच्छी नस्ल की ऊन होती है, उनको भी बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार से ये बहुत ही मरुस्थल के अंदर पशुधन ही सबसे अच्छा व्यवसाय है, क्योंकि क्लाइमेट के अनुसार, वातावरण के अनुसार ये मुख्य पशुधन है। उद्योग, अब जहां मरुस्थल है वहां पर पानी का संकट है और यातायात के साधन बसें होती है, रेलगाड़ी होती है, उसके द्वारा उद्योग धंधे पशुओं से जुड़े हुए ही वहां सफल होते हैं। इसलिए वहां छोटे मोटे जैसे ऊन से बने हुए वस्त्र, वहां ऊन से बने हुए वस्त्र, सूती वस्त्र, कालीन, कंबल, ये मुख्य उद्योग धंधे होते हैं।
तो वहां पे मुख्य ऊन से, भेड़ों के ऊन होते हैं, उनसे अच्छे अच्छे शॉल बनाए जाते हैं, अच्छे अच्छे स्वेटर बनाई जाती है और मुख्य व्यवसाय वो होता है। उसके अलावा जैसे लकड़ी का काम होता है, बढ़ईगिरी है, ये परंपरागत जो धंधे चले आ रहे हैं, लोहा का कार्य है और लकड़ी का है, ये छोटे मोटे प्रत्येक गांव के अंदर ऐसे चलते रहते हैं। ये उद्योग धंधे हो गए। परिवहन, परिवहन, यहां बस और रेलगाड़ी साधन चलते हैं। यहां पर जो मरुस्थल होता है वहां पर बस और रेलगाड़ी के द्वारा ही यातायात के साधन है और इस वजह से मरुस्थल के अंदर बस और रेलगाड़ी का मुख्य साधन है। अब है जनसंख्या। जो मरुस्थल होता है वहां पे पानी की कमी से जनसंख्या का घनत्व बहुत कम होता है। कई किलोमीटर के बाद वो गांव है, कस्बा है, वो बसा होता है, वहां जनसंख्या कम ही होती है। इस प्रकार से जनसंख्या का घनत्व कम होता है। यहां जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। यहां पर जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। अब पढ़ेंगे शीत मरुस्थल में मानव जीवन। अब हम पढ़ेंगे मरुस्थल के बाद शीत मरुस्थल। जहां अत्यधिक ठंड पड़ती है वहां पर पशुपालन होता है। मनुष्य का घनत्व बहुत कम होता है। वहां पर जनसंख्या घनत्व, सर्दी की वजह से वहां व्यवसाय कम चलते हैं और अत्यधिक ठंड होती है। इस वजह से उद्योग धंधे भी वहां नहीं चलते हैं, वहां भी पशुपालन ही चलता है। अब हम यहाँ इसके बारे में पढ़ेंगे। उत्तर भारत के अंदर जम्मू कश्मीर व लद्दाख क्षेत्र, इसमें बर्फीला क्षेत्र होता है।
अब भारत के अंदर जम्मू कश्मीर व लद्दाख जो क्षेत्र है वहां पे बर्फ ज्यादा रहती है, इसलिए वहां पे पहाड़ियों के बीच के अंदर छोटे छोटे कुटुंब बने हुए होते हैं, छोटे छोटे गांव बसे हुए होते हैं, वो अपना जीवन यापन करते हैं। भौतिक दशाएं, जो भौतिक दशाएं है, यह प्रदेश अधिक ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ जन जीवन कम ही पाया जाता है। यह दुर्गम क्षेत्र होता है, और दुर्गम क्षेत्र होता है इसलिए यहाँ पर मनुष्य जीवन है वो बहुत ही कठिनाई से भरा होता है, और वो भी भेड़े हैं वहाँ बर्फीले क्षेत्र की जो याद है उन पे बोझा ढोने का काम करता है, और यातायात के साधन भी पशुओं के द्वारा ही होता है, इसलिए वहाँ पर भौतिक संकट, भौतिक दशाएं पहाड़ की वजह से आवागमन के साधन बहुत कम होते हैं, और इस प्रकार से मनुष्य की जनसंख्या वहां पे कम है, ज्यादा विकास नहीं हो पाता है, और वहां उद्योग धंधे, वहां भेड़ें पाई जाती है, उनका व्यवसाय होता है, मांस है, ये चमड़ा है, इससे वो टोपियां वगैरह बनाते हैं, और इस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, और जनसंख्या घनत्व भी कम है। और आज इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।